मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है और इसके 8वें अध्याय की चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें बंध तत्व का वर्णन इस 8वें अध्याय में किया गया है। तो सबसे पहले बंध के कारण बताने के बाद में पहले सूत्र में बंध के कारण बताए और अब दूसरे सूत्र में बंध का स्वरूप यहाँ पर आचार्य देव बता रहे हैं। सूत्र याद किए किसी ने? सुनाएंगे? 2 ही सूत्र हुए हैं अभी तो। सुनाएंगे? हाँ बोलिए रश्मि जी। मिथ्या दर्शनाविरति कषाय योग बंध हेतु है। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु है। स कषायत्व जीव स कषायत्व जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलना दत्ते सबंध है। बढ़िया। थोड़ा सा बोलते टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, चलिए बोलिए मीनू। मिथ्या दर्शन अवर्ती प्रमाद मिथ्या दर्शना अविरति प्रमाद कषाय बंध हेत्वा कषाय योगा स कषायत्व जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलना दत्ते सबंध। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः स कषायात्वत् जीवः कर्मणा योग्यान पुद्गला न दत्ते सबंधः। देखिए स कषायत्वात् जीवः स कषायत्वात् जीवः। ठीक है। मिथ्या दर्शन अविरत प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु है। स कषाय तो आत्म जीव कर्म योग्यान पुद्गला नादत्ते सबंध है। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंधः। बढ़िया। कोशिश करती हूँ। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु है स कषायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते सबंध। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु है स कषायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलात् न दत्ते सबंध है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ बंध के स्वरूप की चर्चा इस दूसरे सूत्र में बताई। पहले सूत्र में बंध के कारण बताए और वो कारण कौन कौन से गुणस्थान तक रहते हैं ये बात की। इसके बाद में यहाँ बंध का स्वरूप बताया कि कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है और वह बंध है, ये कहा। तो यहाँ पर यद्यपि बात तो सीधी सिंपल सी है, जीव कषाय सहित होता है और वो कषाय सहित होने से
कर्म के योग्य पुद्गलों को, कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण करता है, वो आत्मा के साथ आके चिपक जाती हैं, उसी को बंध कहते हैं। लेकिन जितनी सिंपल बात ये दिख रही है, उसमें कितनी गहराई भरी हुई है, उसमें कितने गहरे गहरे सिद्धांत और कितनी गहरी बातें बताई गई है। एक नाम, एक सूत्र, एक लाइन है, लेकिन उसमें क्या क्या बता दिया गया है, उसकी चर्चा अपन ने पिछली क्लासेस में की थी। रेणु जी, कुछ पूछना है आपको? मैं बोल रही थी कि जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है, वो भी आत्मा का भाव है कि वो तो इंद्रिय और मन से होता है? इंद्रिय मन तो निमित्त है, भाव आत्मा का है, ज्ञान आत्मा का है। भले ही वो सारे ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से होता है, स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, और इंद्रिय मन के निमित्त से भी हो रहा है, लेकिन है तो आत्मा का ही, ज्ञान तो आत्मा का ही है। तो यहाँ हमने क्या क्या इसमें, यानी इस सूत्र में क्या क्या बात बता दी थी। देखिए, पहली बात तो जो बंध शब्द है, बंध शब्द ही ये बता रहा है, यानी संबंध हुआ, बंध हुआ, संबंध हुआ। संबंध किस में होता है? संबंध किस में होता है? एक अकेले में होता है कि दो में होता है? संबंध, बंध, ये शब्द ही बता रहा है कि ये दो हैं, जीव अलग है, कर्म अलग है, ऐसा भेद विज्ञान बता रहा है। यानी सूत्र इतना सा है, अपन सिंपल में पढ़ जाते हैं, 1 मिनट में पढ़ जाते हैं, लेकिन यदि उस सूत्र पे विचार करें तो कितनी गहराई है। और भी सूत्रों में यदि हम ऐसा और विचार करें तो इस तरह से गहराई बहुत है। इस संबंध शब्द ही बता रहा है कि जीव अलग है, और वो जो कर्म के योग्य पुद्गल यानी कर्म है, कार्मण वर्गणा है, वो अलग है। क्योंकि संबंध हमेशा दो में होता है, अकेले में संबंध नहीं होता। कभी हम ऐसा कहते हैं कि जैसे हम उदाहरण में, जैसे एक परिवार वाले हैं, तो हम एक हैं, हम सब एक हैं, तो हम कभी ऐसा बोलते हैं हमारे पिताजी से संबंध है, हमारा माता से संबंध हुआ, हमारा भाई से संबंध हुआ। लेकिन दूसरे परिवार से जब संबंध होता है शादी विवाह के प्रसंग में, तब हम कहते हैं संबंध हुआ। संबंध होना ही दो को बताता है। यद्यपि वो जो उदाहरण है उसमें भी वो तो दो हैं, वहां संबंध ही है, लेकिन उदाहरण स्थूल अपन ने लिया है। तो संबंध हमेशा दो में होता है। तो यहाँ जो बंध शब्द है, संबंध शब्द है, वो ही द्वैत को बता रहा है, दोनों भिन्न भिन्न हैं, दो अलग अलग हैं। ये भेद विज्ञान की सिद्धि इससे होती है। और जो बंध का कारण है वो कषाय, कषाय को क्यों लिया कि कषाय लास्ट तक रह रही है। अकेला मिथ्यात्व को कहते हैं, मिथ्यात्व बंध का कारण है। तो फिर जो चौथे गुणस्थान वाले हैं, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें आगे के गुणस्थान वाले हैं, उनके बंध ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उनके मिथ्यात्व ही नहीं है। इसलिए कषाय को लिया, तो कषाय को लेने से मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, वो सब उसमें गर्भित हो गए। तो बंध का मूल कारण वो मोहनीय कर्म है, मोह भाव, मोह राग द्वेष के परिणाम है, ये बंध के मूल कारण है। और जो कषाय शब्द कहा, उस कषाय शब्द में पांचों कारण ये यहाँ पर सिद्ध हो गए। और एक बात अपन ने क्या देखी थी, जब ये भेद विज्ञान की बात देखी कि जीव अलग है, कर्म अलग है, और निश्चय से वो जो बंध है वो जीव में हो ही नहीं रहा है। कर्मणो योग्यान पुद्गल, जो कर्म के योग्य पुद्गल हैं, तो पुद्गल का पुद्गल से ही बंध वास्तव में होता है। तो एक कार्मण शरीर से ही आके कार्मण वर्गणाएं चिपकती हैं। आत्मा के साथ अनादिकाल से कार्मण शरीर का संबंध है, उस कार्मण शरीर में आकर ही ये कार्मण वर्गणाएं चिपकती हैं। आत्मा तो क्योंकि उसमें बीच में साथ में है, आत्मा के मोह राग द्वेष परिणाम उसमें निमित्त है, इसलिए जीव को बंध हुआ ऐसा कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में क्या लिया था, जैसे रस्सी बंधी है, तो वो रस्सी से ही रस्सी बंधी है, लेकिन फिर भी उसमें गाय बीच में होती है, तो गाय रस्सी से बंधी है ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में, निश्चय से, एक्चुअल में तो रस्सी से ही रस्सी बंधी होती है। इसके अलावा और वस्तु की स्वतंत्रता और निमित्त उपादान का, निमित्त नैमित्तिक का कथन, ये सारी चीजें भी अपन ने यहाँ पर देख ली थी। और आप लोगों ने, मेरे ख्याल से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो विशेष, तो अपन उस टॉपिक को छेड़े, नहीं तो फिर आगे बढ़े। आप लोग, मैंने वो रिकॉर्डिंग पुरानी वाली भी डाल दी थी टेलीग्राम पे भी, और इसमें यूट्यूब वाली भी, तो आप लोग उसको सुन के समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अपन आगे देखते हैं।
देखिए पेज नंबर है 295, 295 नंबर पेज पे। इससे आगे बढ़ते हैं अपन। कषाय पहले से 10वें गुणस्थान तक सर्वत्र पाई जाती है, पर मिथ्यात्व चौथे में समाप्त हो जाता है, अविरति 6वें में और प्रमाद 7वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ जो लिखा है मिथ्यात्व चौथे में समाप्त हो जाता है, तो अब ये कथन की अपेक्षा समझना। चौथे में समाप्त हो जाता है, इसका मतलब है चौथे में मिथ्यात्व नहीं है। चौथे में मिथ्यात्व पहुंच के खत्म होता है, ऐसा नहीं। चौथे में मिथ्यात्व नहीं है, ये इसका अर्थ समझना। मिथ्यात्व चौथे में समाप्त हो जाता है, इसका मतलब चौथे तक वो आता है, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व तो पहले तक ही है, और ये कहें पहले के पहले गुणस्थान का अंत समय और मिथ्यात्व का नाश, क्योंकि दूसरे में भी मिथ्यात्व नहीं है, तीसरे में भी मिथ्यात्व नहीं है वास्तव में तो। लेकिन एक कथन करने की पद्धति होती है, उसको हमको समझना चाहिए कि जो मिथ्यात्व चौथे में समाप्त हो जाता है ये कहा है, इसका मतलब है कि चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है। अविरति 6वें में और प्रमाद 7वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है। अविरति 6वें में समाप्त हो जाती है, मतलब 6वें गुणस्थान में अविरति नहीं है, किसी भी प्रकार की अविरति 6ठे गुणस्थान में नहीं है। 5वें में तो देश अविरति है, लेकिन 6ठे में किसी भी प्रकार की अविरति नहीं है। और प्रमाद 7वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है, मतलब 7वें गुणस्थान में प्रमाद भी नहीं है। इसलिए कषाय सहित होने से ऐसा कहा, क्योंकि लास्ट तक क्या चल रहा है, लास्ट तक कषाय चल रही है। बंध के कारणों में योग तो है, वो अभी अगला ही जो सूत्र आ रहा है ना, तो योग तो कहने का है, योग वास्तव में उससे ईर्यापथ आश्रम हो रहा है, तो वो तो कोई खास कारण ही नहीं है। जो बंध के असली कारण है वो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, तो उसमें से कषाय लास्ट तक चल रही है, इसलिए यहाँ स कषायत्वात् कहा। नहीं तो ऐसे लिखते स मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषायत्वात् कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते से बंधे, तो बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए स कषायत्वात् कहा, तो उसमें मिथ्यात्व, अविरति जो जहां तक है उसको वहां तक उसको भी समझना चाहिए। यदि मिथ्यात्व सहित होने से कहते तो फिर व्रतियों के कर्म पुद्गलों का ग्रहण संभव नहीं रहता। यदि अकेला इतना सा कहते मिथ्यात्व स मिथ्यात्व कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते, तो फिर जो 5वें गुणस्थान वाले व्रती हो जाते या चौथे गुणस्थान वाले भी जो है जिनके मिथ्यात्व नहीं है, उनके तो फिर कर्म आते ही नहीं, उनके बंध ही नहीं होता, वो निर्बंध हो जाते। लेकिन ऐसा तो नहीं है। चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें इन सब गुणस्थानों में बंध होता है। कम होता है, ज्यादा होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन बंध तो होता है। तो यदि हम अकेला मिथ्यात्व को ही कहते कारण, तो फिर आगे के गुणस्थानों में बंध नहीं होता। अकेले अविरति को कहते तो 5वें के ऊपर बंध नहीं होता। अकेले प्रमाद तक को कहते तो 6ठे के ऊपर बंद नहीं होता। इसलिए कषाय को कहा, तो कषाय पहले से लेकर 10वें तक सब में है, इसलिए वो बंध का कारण इसको कहा गया है। यदि योग सहित होने से कहते तो फिर योग से तो मात्र, अब ये प्रश्न हो सकता है ना कि एंड तक तो योग चल रहा है, आप अकेले कषाय को क्यों कह रहे हो। स योगत्वात् कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते संबंध है, ये लिखना चाहिए था कि योग सहित होने से, क्योंकि योग जा रहा है 13वें गुणस्थान तक, तो लास्ट तक तो यहाँ कह रहे हैं यदि योग सहित होने से कहते तो फिर योग से तो मात्र प्रकृति प्रदेश बंध ही होता है, स्थिति अनुभाग बंध नहीं, अतः वह अबंध के समान ही है। योगों से कौन सा बंध होता है, योग यानी आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता हो रही है, परिस्पंदन हो रहा है, उससे जो बंध होता है वो मात्र प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, स्थिति अनुभाग बंध नहीं होता। इसलिए वो प्रकृति प्रदेश बंध वो बंध नहीं होने के समान ही है, अबंध के समान ही है। अतः कषाय सहित होने से, ये जो वाक्य कहा गया है स कषायत्वात्, इस पद का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया गया प्रयोग है। अभी जो शब्द आए हैं प्रकृति प्रदेश बंध, स्थिति अनुभाग बंध, यदि अपन ने 6ठे अध्याय में भी थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन अब अगला ही सूत्र इन शब्दों को बताने वाला आ रहा है, तो अगले ही सूत्र की चर्चा अपन करते हैं।
ठीक है ना, ये तो चीज समझ में आ गई सबको, ये दूसरा सूत्र समझ में आ गई, इसकी सारी बातें। आगे बढ़ते हैं अब अपन। देखिए सूत्र तीसरा है, पीछे रजनी जी आप बोलिएगा पीछे। प्रकृति स्थित अनुभाग प्रदेशास्तद विधेयः। 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 देखिए अब प्रकार, विधेय, विधेय यानी विधि यानी प्रकार, उसके प्रकार बता रहे हैं। कर्म बंध के कारण और स्वरूप बताने के उपरांत अब बंध के प्रकारों की चर्चा करते हैं। जो इस प्रकार, यानी बंध के प्रकार कितने टाइप के हैं, बंध का स्वरूप बताया, बंध के कारण बता दिए, अब उसके टाइप तो कितने प्रकार का है। तद विधेय, तद यानी उसके, विधेय यानी प्रकार, यानी उसके प्रकार कितने हैं, कौन कौन से हैं। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये चार उसके प्रकार हैं। ये जो शब्द है यहाँ पर स्थिति अनुभाग, इसमें संधि है, प्रकृति तो सीधा सीधा है ही, इसके बाद में स्थिति अनुभाग, ये जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा। स्थिति कितना है, स्थिति, और ये ई और ये अनुभाग का अ, तो इसका छोटी ई और इसका अ मिलके ही आधा त और यह हो जाता है। बहुत जगह ऐसे सूत्र आएंगे जहां छोटी ई की मात्रा होगी और उसके आगे अ होगा और वहां पे आधा त और यह बनेगा। पीछे भी हुए हैं ऐसा सूत्र में, आगे भी होंगे। तो ये संधि होती है, इस तरह के नियम है संधि के। तो ये छोटी ई, ये ई की मात्रा है छोटी ई, और ये अ, ये दोनों मिलके बन जाते हैं आधा त और ये। तो स्थिति अनुभाग, स्थिति अनुभाग, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशः, प्रदेशः विसर्ग है, प्रदेशः से जो है प्रदेशास, से का बनेगा विसर्ग। प्रदेशास तद विधेयः, ये शब्द हैं। प्रदेशः, ये से का बनेगा विसर्ग, और तद और विधेयः। प्रदेशः यानी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये चार क्या है। तद यानी उसके, विधेय यानी प्रकार है। किसके प्रकार है, चर्चा चल रही है किसकी, बंध की। तो बंध के प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये चार प्रकार बंध के होते हैं। बंध चार प्रकार का होता है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ऐसे चार प्रकार का बंध होता है। अभी किसको कहते हैं वो नीचे टीका में दिया है। प्रकृति बंध किसे कहते हैं, देखिए प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। प्रकृति शब्द सुना है अपन ने, प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकृति यानी स्वभाव। बोलिए आशा आंटी। इनमें भी गुणस्थान लगते हैं क्या, कि प्रकृति कौन से गुणस्थान तक अनुभाग, या ये सब में होता है। हाँ, ये मतलब वही इस ऐसी बस ज्यादा तो नहीं, लेकिन प्रकृति बंध कहाँ तक हो रहा है, प्रदेश बंध कहाँ तक हो रहा है। तो प्रकृति और प्रदेश बंध योगों से होता है, और वो योगों से इर्यापथ आश्रय हो रहा है, तो वो 13वें गुणस्थान तक चलेगा। वो करें आगे है चर्चा इसमें, पर बहुत मतलब डिटेल में या बहुत बड़ी कठिन लंबी चौड़ी नहीं है, मामूली सी है। मतलब इसमें उसकी तरह नहीं है, मिथ्या दर्शन कषाय अवृत की तरह नहीं है इसमें। हाँ, इतना नहीं है। तो प्रकृति यानी स्वभाव, कर्मों का अपना भी बंध के भेद चल रहे हैं। और बंध किसके, कर्म बंध के। बंध भी कोई पुद्गलों के बंध के नहीं, कर्म बंध के भेद चल रहे हैं। ये कर्म बंध चार प्रकार से होता है। कर्मों का प्रकृति बंध होता है,
कर्मों का स्थिति बंध होता है, कर्मों का अनुभाग बंध होता है और कर्मों का प्रदेश बंध होता है। तो कर्मों का स्थिति बंध मतलब स्थिति यानी स्वभाव। तो कर्मों का जो अपना अपना स्वभाव है वो कहलाता है स्थिति बंध, सॉरी प्रकृति बंध, स्थिति नहीं। कर्मों का जो अपना अपना स्वभाव है वो स्वभाव कहलाता है प्रकृति बंध। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। फिर है स्थिति। स्थिति का मतलब है, स्थिति शब्द पहले कहीं पढ़ा है? स्थिति शब्द पहले कहीं पढ़ा है? तत्वार्थ सूत्र में ही बताना है, इधर उधर कहीं पढ़ा हो तो नहीं। तत्वार्थ सूत्र में स्थिति शब्द कहाँ पढ़ा है? बोलिए आशा आंटी। जिन्होंने पहले अध्याय से पढ़ा है उन्हीं से पूछूंगी। याद ही नहीं आ रहा। चलिए, ये संवर के साथ अपनी चर्चा आई थी, संवर वन में। ठीक है, ठीक है, आपका जवाब गलत नहीं है, लेकिन मुझे जवाब सूत्र में चाहिए। हाँ, चित्रा आंटी को याद कर रही थी मैं। बोलिए चित्रा आंटी। समय के लिए आया था स्तुति। हाँ, कहाँ आया था? पहले चैप्टर में वो उसके बढ़िया। वो साथ। हाँ, पहले अध्याय में सूत्र बता सकते हैं आप कोई? एक कुछ बोले आप तो याद आएगा। बोलिए, मनोरमा आंटी बोल रहे हैं। स्थिति प्रभाव सुब्धुतिलेशिया। हाँ ठीक है वो, लेकिन पहले अध्याय का सूत्र। हाँ शशि जी, आप बोल रहे हैं सूत्र। निर्देश स्वामित्व हाँ, साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। बहुत बढ़िया। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः पहले अध्याय का 7वां सूत्र है। पहले अध्याय में वहां ये बात बताई कि जब भी किसी चीज का यानी वहां तो 7 तत्वों की बात है, 7 तत्वों का वर्णन निर्देश से, स्वामित्व से, साधन से, अधिकरण से, स्थिति का मतलब होता है काल की मर्यादा। वहां जो मनोरमा आंटी ने बताया स्थिति प्रभाव सुब्धुतिलेशिया, वहां भी स्थिति का अर्थ वही है। स्थिति का मतलब होता है काल की मर्यादा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को बोलते हैं स्थिति। किसी भी चीज की स्थिति यानी उसका टाइम कितना है, जिसे हम आज के भाषा में एक्सपायरी डेट बोलते हैं। तो कब तक रहेगी, कब तक चलेगी, वो उसकी कहलाती है स्थिति। जैसे हमारी आयु है तो आयु की स्थिति वो काल की मर्यादा है, टाइम पीरियड। तो कर्म का जो बंध हो रहा है, पहला तो उनका स्वभाव होता है, अपना अपना नेचर होता है, वो प्रकृति बंध है। फिर वो जो कर्मों का बंध हो रहा है वो कितने टाइम के लिए हो रहा है, वो कहलाता है स्थिति बंध। कर्म जब भी बंधेंगे, ऐसा नहीं है कि बंध गए तो बंध ही गए, उनकी एक मर्यादा है। कोई भी नया यानी संबंध हो रहा है, दूसरे का संयोग हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक चल जाए। बाहर वाली कोई चीज आ रही है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होगी। तो कर्म है वो परद्रव्य है, उनका संबंध जीव के साथ हो रहा है, तो उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं स्थिति बंध। फिर है अनुभाग बंध। अनुभाग रस के परिपाक को कहते हैं। अनुभाग रस का परिपाक मतलब, रस मतलब उसका, रस का परिपाक का भी मतलब है उसका गाढ़ापन, यानी उसके फल देने की शक्ति। सीधे सीधे शब्द बोले, अनुभाग का मतलब है उसके फल देने की शक्ति, उसको अनुभाग कहते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि हम अभी एक और प्रदेश और पढ़ लेते हैं, फिर उसमें उदाहरण से फिर लगाएंगे। अनुभाग का मतलब है फल देने की शक्ति, इतना समझ लीजिए। कितना फल, पावर, पावर भी कह सकते हैं, शक्ति, पावर, फल देने की शक्ति, उसका रस, उसका गाढ़ापन, जो भी शब्द अपने को समझ में आए। अभी ऊपर उदाहरण से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और प्रदेश कर्म परमाणुओं के समूह को कहते हैं। प्रदेश बंध का मतलब है कि कर्म परमाणुओं का समूह, मतलब कर्म परमाणुओं की संख्या, जितने संख्या में कर्म आ रहे हैं, तो आने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। कर्मों का अपना अपना स्वभाव है, उसको प्रकृति बंध कहते हैं। वो कर्म कितने समय के लिए आके बंध रहा है, वो प्रदेश बंध है। वो कर्म कैसा फल देगा, उसका फल कैसा बंधा, वो फल कहलाएगा अनुभाग बंध। और वो कितने नंबर ऑफ कर्म परमाणु, कितने संख्या में
कर्म आ रहे हैं, वो संख्या उनकी कहलाती है प्रदेश बंध। परमाणुओं की संख्या वो प्रदेश बंध कहलाती है। देखिए, जैसे कि बहुत सारे उदाहरण इसके लिए अपन देख सकते हैं। हमने बैंक में कोई एफडी कराई, बैंक में, होम पोस्ट ऑफिस में, जो भी समझ लीजिए, कोई एफडी कराई, तो सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, उसकी प्रकृति। प्रकृति का मतलब है कि कौन से टाइप का, अलग अलग टाइप की वो चलती है ना, मतलब योजनाएं समझ लो, जैसे पोस्ट ऑफिस में है तो वो कौन सी वाली उसमें आप करा रहे हो, वो उसकी प्रकृति कहलाएगी। कौन सा टाइप आप ले रहे हो, अभी मेरे को नाम वाम याद नहीं है, लेकिन अलग अलग तरह की, कोई जैसे समझ लीजिए सेविंग्स अकाउंट होता है, एक सिंपल है, एक रैकरिंग डिपॉजिट होती है, और अलग अलग टाइप से जैसे भी होती है। तो कौन से टाइप का आप करा रहे हो, वो प्रकृति हुई। फिर हम एफडी कराने गए तो हमको 10,000 की करानी है, तो हम नोट लेके गए, कैश लेके गए, तो कैश में आप जब हम जमा कराते हैं तो उसमें स्लिप में भरते हैं 100-100 के 5 नोट, 500 के 10 नोट, ऐसा उसमें लिखते हैं। तो वो जो नोटों की संख्या है, जितने नोट हम जमा करा रहे हैं, उन नोटों की संख्या वो कहलाएगी प्रदेश बंध। प्रदेश बंध में क्या है, कर्म परमाणुओं की संख्या, कितने कितने रुपए टोटल करा रहे हैं वो तो एक अलग चीज है, लेकिन आप कौन कौन से नोट दे रहे हो वो उसमें स्लिप में भरना पड़ता है। जो लोग बैंक के काम करते हैं, विनोदी की गर्दन हिल रही है बराबर, जो लोग बैंक के काम करते हैं उनको पता है, और बाकी सब लोग बैठे हैं। दूसरा उदाहरण लेंगे अभी अपन दूसरे लोगों के लिए। तो उसमें ऐसा करना पड़ता है कि अपन जितने नोट जो जो दे रहे हैं ना, वो नोट उसमें लिख के देने पड़ते हैं कि हमारे इतने इतने नोट है, 100 के 10 नोट हैं, कि 50 के नोट हैं, कि 500 का नोट है, ऐसा उसमें लिखना पड़ता है। तो वो जो नोटों की संख्या है वो कहलाएगी प्रदेश बंध। फिर अब जब हम जो एफडी करा रहे हैं, वो जो बैंक में जमा करा रहे हैं, वो कितने टाइम के लिए, ये तो पता होगा सबको। एफडी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ये तो सबको पता होगा कितने इतने साल के लिए होती है। तो वो उसका जो टाइम पीरियड है वो कहलाएगा स्थिति बंध। कितने टाइम के लिए, कितने साल के लिए हमने जमा कराए, वो कहलाएगा स्थिति बंध। और फिर चौथी चीज क्या रह गई, अनुभाग। अनुभाग का मतलब है एफडी क्यों करा रहे हैं, कि हमारे पास ज्यादा धन आ गया और हमको, हम जरा समाज सेवी हैं, तो ऐसे ही सरकार को दे देंगे पैसा कि ले लो आप ले जाओ, हमारे पास ज्यादा है। ऐसे कोई दे देता है बैंक में, फ्री में कोई भी करा देता है बैंक में जमा, वैसे ही नहीं कराना चाहते कि बैंक में बहुत कम इंटरेस्ट है। तो क्यों कराते हैं हम एफडी करा रहे हैं वो इंटरेस्ट के लिए, कि वो ब्याज मिल जाएगा। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज के लिए कि 10 साल में कि 15 साल में कभी ना कभी दुगना हो जाएगा, कि इतने % 1 साल में ब्याज मिल जाएगा, इसके लिए कराते हैं ना एफडी। तो वो जो एफडी हम करा रहे हैं उसमें फल देने की शक्ति, यानी वो इंटरेस्ट कितना देगा बैंक अपने को, 1% मिल रहा है, 2% मिल रहा है, 3% मिल रहा है, जैसा भी जो भी मिल रहा है, तो उस वो जो भी एफडी हमने कराई है उसमें फल क्या मिलेगा अपने को, फल क्या मिलेगा, वो फल कहलाएगा अनुभाग। तो ये 4 चीजें इसमें होती है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इसको अपन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से भी देख सकते हैं। 4 चीजें अपन ने पढ़ी थी स्तुति पढ़ते समय। स्व चतुष्टय, द्रव्य के स्व चतुष्टय, स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। तो ये जो काल है, काल, ये काल तो सॉरी स्थिति है, स्थिति काल को बता रही है, स्थिति बंध वो काल को बता रहा है, अनुभाग बंध वो भाव को बता रहा है, और प्रकृति बंध वो द्रव्य को बताता है, और प्रदेश बंध वो क्षेत्र को बताता है। प्रकृति बंध द्रव्य को बता रहा है, प्रदेश बंध क्षेत्र को बता रहा है, स्थिति बंध काल को बता रहा है, और अनुभाग बंध भाव को बता रहा है। ठीक है, और भी आप कुछ भी देख सकते हैं अपन, जैसे कि बाजार से कुछ भी खरीद के लाए आप, नींबू लेकर आए, समझ लीजिए। बोलिए रेणु जी। एक बार वापस बोल दीजिए ना प्लीज। प्रकृति बंध द्रव्य को बता रहा है, प्रदेश बंध क्षेत्र को बता रहा है, क्षेत्रवाची है। कौन सा बंध? द्रव्य प्रदेश बंध। प्रदेश बंध। स्थिति बंध वो काल का वाचक है, काल को बता रहा है।
और अनुभाग बंध वो भाव को बता रहा है। हम बाजार से नींबू लेकर आए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि नींबू की प्रकृति। बोली मधु भाभी। ये जो आप बता रहे हो ना कि ये प्रकृति बंध द्रव्य को बता रहा है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, क्योंकि ये योग से भी हो जाता है ये वाला बंध, तो इतना फल नहीं देता मतलब। हाँ वो प्रदेश बंद और ये। हाँ, अभी फल कौन दे रहा है? फल तो अनुभाग बंध दे रहा है ना। अभी अभी अपन थोड़ा समझ लें, फिर अभी आगे चर्चा करेंगे कि इनसे होता क्या है वास्तव में। ओके, वो भी चर्चा अभी अपन करेंगे। तो समझ, जैसे हम नींबू लेकर आए तो नींबू की प्रकृति, नींबू खट्टा होता है, ये नींबू की जैसे प्रकृति हुई, ठीक है, ये तो उसका स्वभाव है। फिर प्रदेश में क्या लेंगे कि हम कितने नींबू लेकर आए, 2 लाए, 4 लाए, 6 लाए, 10 लाए, वो संख्या हो गई, ठीक है, वो प्रदेश को समझना। फिर हम जो नींबू लाए हैं, ये नींबू ले आए, अब कोई मान लो 5 किलो नींबू खरीद लाए, तो एकदम से अरे ये कितने दिन चलेंगे, खराब हो जाएंगे। उनका एक लिमिट टाइम होता है ना, इतने नींबू थोड़ा ना काम आएंगे। तो ये नींबू कितने दिन चलेंगे? तो कोई कहे कि नहीं नहीं अभी तो अच्छे हैं, टाइट है, चलेंगे 1 महीने भी। वो बेचने वाला भी बोलता है आप ले जाओ फ्रिज में रख देना, 1 महीने भी खराब नहीं होंगे। तो वो 1 महीने, वो क्या हो गई उसकी स्थिति। जो भी चीजें, अपन ने नींबू का उदाहरण लिया, आप कोई भी चीज खाने पीने के जितने भी आइटम अपने आते हैं, उसमें प्रकृति होती है, फिर उसमें संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या होती है, वो प्रदेश होता है, फिर उसकी एक स्थिति थी, हर चीज की स्थिति होती है। हमने पानी छाना तो पानी की भी मर्यादा रहेगी, ये भी छाना ही है तो 48 मिनट की है, गरम कर लिया है नॉर्मल सा तो 6 घंटे चलेगा, उबाल लिया है तो 24 घंटे की स्थिति हो गई है। तो वो सब उसकी स्थिति। और फिर अनुभाग, नींबू का अनुभाग क्या है? अब वो नींबू ले तो आए, लेकिन वो सब ऐसे थे मोटे छिलके के, रस ही नहीं निकल रहा था, तो क्या इनके अनुभाग ही कम है, इनमें तो रस ही कम है। तो किसी में रस कम है, और कोई बोले कि नहीं नींबू तो छोटे छोटे दिख रहे हैं लेकिन छिलका पतला है, रस बहुत है, तो उसमें अनुभाग अच्छा है। तो वो जो उसका रस है वो उसका अनुभाग हुआ। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 चीजें ये नॉर्मली सभी में होती हैं, लेकिन यहाँ तो बंध की बात चल रही है। तो बंध में भी ये 4 चीजें, क्योंकि हर द्रव्य में, हर वस्तु में ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 चीजें होती ही है। स्वचतुष्टय की अपन ने बात की थी उस समय जब देखा था कि ये 4 चीजें होती है हर चीज में। कोई भी चीज है, कोई भी आप कपड़ा लाए, शॉल लाए, तो इसकी प्रकृति, प्रकृति में अपन ये देख सकते हैं वुलन है कि वैसा ही है कि कॉटन है कि कैसा है, तो प्रकृति। फिर प्रदेश में कि लंबाई चौड़ाई वगैरह अपन देख सकते हैं उसकी, कितना लंबा चौड़ा बड़ा है, तो वो प्रदेश में देख सकते हैं। फिर स्थिति, कितना चलेगा, कोई भी चीज हम लेकर आते हैं तो देखते हैं ड्यूरेबल है कि नहीं, तो वो उसकी स्थिति। और फिर इसमें अनुभाग, कि ठंड भी रोकेगा कि नहीं, खाली शो का ही है, इसमें फल देने की शक्ति, जिस काम के लिए हम शॉल ले रहे हैं उसका पर्पज अपना कितना पूरा होगा, वो उसकी फल देने की शक्ति। तो आप देखिए, ये अपन ने उदाहरण देखे हैं, चाहे बैंक वाला उदाहरण देखा, चाहे नींबू वाला उदाहरण देखा, चाहे ये दूसरा और भी कोई भी, उसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इम्पोर्टेंट चीज क्या है? अपन ने बैंक में पैसा जमा कराया है, वो क्यों कराया है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसमें? हमने शॉल खरीदा है, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है? हमने नींबू खरीदे हैं, उसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज है? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग या प्रदेश, क्या इम्पोर्टेंट है? सबको समझ में आ गया? मतलब अनुभाग इम्पोर्टेंट है, हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है अपने को। हम नींबू खरीद रहे हैं तो वो हरे दिख रहे हैं कि पीले दिख रहे हैं कि छोटे दिख रहे हैं, लेकिन रस आएगा कि नहीं आएगा। हम शॉल खरीद रहे हैं तो उससे हमारी ठंड रुकेगी कि नहीं रुकेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है अनुभाग। और सेकंड नंबर पे इम्पोर्टेंट, अनुभाग के बाद में, उसके बाद में होती है स्थिति, कितने टाइम, कितने दिन चलेगा, वो स्थिति उसकी इम्पोर्टेंट होती है। और प्रकृति और प्रदेश वो कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है।
मतलब वो मिल जाए अपने अनुकूल तो ठीक है, नहीं तो उससे कोई खास फर्क नहीं। हम बैंक में कितने नोट जमा करा रहे हैं, 100-100 के करा रहे हैं कि 5-5 के करा रहे हैं कि 500-500 के करा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अपने को तो 10,000 रुपए कराने हैं, कोई अपने को रुपए दे रहा हो 10,000, तो वो पूछे आप 100 के नोट लोगे, 500 के नोट लोगे, 1000 के लोगे, कोई से भी दे दो, तुम तो दे दो, आने दो कोई से भी दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? रुपया आ रहा है ना अपने पास, तो वो प्रदेश उससे फर्क नहीं पड़ता है। और प्रकृति, अभी प्रकृति बंध में अपन देखेंगे, उससे भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। असली जो इम्पोर्टेंट चीज है इस बंध में वो है स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये बंध में मुख्य, यद्यपि बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, 4 प्रकार का बंध है, लेकिन उसमें जो बंध है तो जीव के लिए सुखदाई है कि दुखदाई है? बंद हो रहा है कर्मों का, वो सुखदाई है कि दुखदाई है? दुखदाई है, कष्टप्रद है, बंद अच्छा नहीं है जीव के लिए। तो अब इन 4 प्रकार के बंधों में से अधिक कष्टप्रद, अधिक दुखदाई वो कौन सा बंध होगा? वो है स्थिति और अनुभाग बंध। प्रकृति और प्रदेश बंध वो इफेक्ट डालते हैं, लेकिन वो इतना इफेक्ट नहीं डालते, उनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जीव के सुख दुख का असली संबंध है, वो असली संबंध होता है स्थिति बंध और अनुभाग बंध से। अब प्रश्न ये है कि ये प्रकृति प्रदेश बंध किससे होता है, स्थिति और अनुभाग बंध किससे होता है, कि चारों अलग अलग होते हैं? ये जो बंध के कारण कहे हैं, कारण तो बंध के बता दिए, अब इन बंध के कारणों से ही बंध के प्रकार इफेक्टेड होंगे ना, यानी किस कारण से कौन से टाइप का बंध होता है, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं, आप लोग देखेंगे 6ठे अध्याय में जब शुरू हुआ था, ये सूत्र भी अपन ने पढ़ा था, सकषायत्वाद जीव है, और ये जो गाथा है वो भी पढ़ी थी। देखिए पेज नंबर निकालिए 240, 6ठे अध्याय में है, 240 नंबर का पेज। हम पढ़ के आ चुके हैं ये सूत्र भी, दोनों सूत्र। अब आप लोग भूल गए हैं कि हमने पहले पढ़ा भी था। ये देखिए, अब दिखाती हूँ आप लोगों को कि हम पढ़ के आए हैं ये सूत्र। 240 नंबर पेज है। देखिए यहाँ पर ये जब सांप्रदायिक आश्रव और इडियापथ आश्रव की चर्चा चल रही थी, तो यहाँ बताया था कि कषाय सहित जीवों के होने वाले संसार के कारणभूत आश्रव को सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं, और कषाय रहित जीवों के स्थिति अनुभाग बंध से रहित केवल योगों से होने वाले आश्रव को इडियापथ आश्रव कहते हैं। ये जो प्रकरण था इसमें बताया था कि बंध के कारण है 5 और बंध के प्रकार हैं 4। तो कौन से कारण से कौन सा बंध होता है? तो बंध के 5 कारणों को 2 कारणों में गर्भित कर लिया। कारण है कितने बंध के? 5। उन 5 को 2 में समाहित कर लिया। कौन से 2 में? कि मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों को मिला के एक शब्द बोला कषाय। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों को इकट्ठा करके एक शब्द कहते हैं कषाय, और योग है उसको अलग से गिना। तो बंध के 2 कारण कर लिए, कषाय और योग। और बंध के प्रकार कितने हैं अपने पास में? बंध के प्रकार हैं 4 और बंध के कारण हो गए हैं 2, कषाय और योग। तो ये जो 4 प्रकार का बंध है, इनमें से 2 प्रकार का बंध एक कारण से और 2 प्रकार का बंध दूसरे कारण से, ऐसा। तो यहाँ कहा योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। ये गाथा है द्रव्य संग्रह में, 33 नंबर की गाथा है। पडिठिदि अनुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो, जोगा पयडि पदेशा खिदि अनुभागा कसाय दो होंती। पयड़ी यानी प्रकृति, थिदि यानी स्थिति, अनुभाग यानी अनुभाग, और पदेश यानी प्रदेश, इनके भेद से चतुर्विधो बंधो, 4 प्रकार का बंध होता है।
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार का बंध बताया और अब बता रहे हैं कौन सा बंध किससे होता है। जोगा पयड़ी पदेशा, जोगा यानी योग से, पयड़ी यानी प्रकृति और पदेशा यानी प्रदेश, योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं। ठिदी अनुभागा, स्थिति और अनुभाग बंध कसाय दो होंती, ये कषाय से होते हैं। यानी बंध के 5 कारणों को 2 में गर्भित कर दिया, 5 थे, 5 को 2 में कर दिया, कषाय और योग। और बंध के जो 4 कारण हैं, 4 कारणों में से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये तो होते हैं योग से, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध वो होते हैं कषाय से। तो बंध के जो प्रकार हैं, अभी हमने देखा कि इन प्रकारों में हमारे को ज्यादा इफेक्ट डालने वाले, ज्यादा इफेक्ट मतलब जिससे हम प्रभावित होते हैं, वो कौन से बंध हैं? वो है स्थिति बंध और अनुभाग बंध। और वो स्थिति और अनुभाग बंध किससे हो रहे हैं? वो स्थिति और अनुभाग बंध हो रहे हैं कषाय से। इसलिए हमें बंध दूर करना है, बंध का अभाव करना है, बंध को खत्म करना है, तो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? योगों को दूर करना है कि कषाय को दूर करना है? कषाय को। और कषाय शब्द का अर्थ क्या है? कषाय हम कह रहे हैं, लेकिन कषाय में हमने 4 चीजें मर्ज कर रखी हैं, उसमें 4 चीजें गर्भित कर रखी हैं। शब्द हम एक बोल रहे हैं, लेकिन उसमें गर्भित अपन ने क्या क्या कर रखा है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और कषाय, चारों। ठीक है, देखिए इसके बाद में भी ये 6वें अध्याय में ही हमने ये सूत्र भी पढ़े थे। अगले पेज पे देखिए, यहाँ एक प्रश्न संभव है 241 पेज पे। क्या बंध के कारण योग और कषाय ही हैं, इनके अतिरिक्त कोई नहीं? इसी महाशा सत्वार सूत्र में बंध के कारण गिनाते हुए कहा है, मिथ्या दर्शनावृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा बंध हेतु, ये बंध के कारण है, अर्थात आश्रव भाव है। देखिए फिर यहाँ पर दूसरा सूत्र में भी लिखा है कि स कषायत्वाद जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंध। कषाय सहित होने से जीव के जो कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, जीव जो कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है उसे बंध कहते हैं। इस प्रकार से ये जो यहाँ आश्रव के प्रकार बताए थे, 2 प्रकार का आश्रव 6वें अध्याय में कहा था, एक सांप्रदायिक आश्रव और एक ईर्यापथ आश्रव। तो सांप्रदायिक आश्रव किसे कहा था? कि कषाय सहित जीवों के जो संसार के कारणभूत आश्रव था उसका नाम था सांप्रदायिक आश्रव। तो ये सांप्रदायिक आश्रव कहाँ तक हो रहा है? सांप्रदायिक आश्रव हो रहा है पहले गुणस्थान से लेके 10वें गुणस्थान तक, जहां तक कषाय है। पहले में भी कषाय है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, इनमें भी कषाय है और 10वें में भी कषाय है। तो 10वें गुणस्थान तक सांप्रदायिक आश्रव होता है, और वो सांप्रदायिक आश्रव होता है स्थिति, उसमें चारों होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, चारों प्रकार से के बंध होते हैं। लेकिन जब कषाय चली जाती है 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में, यानी कषाय रहित जीवों के आश्रव होता है, वो आश्रव होता है स्थिति और अनुभाग बंध से रहित, क्योंकि कषाय चली गई इसलिए अब उनके स्थिति और अनुभाग नहीं होता है, अकेला प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, उसको ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। इस प्रकार से ये आश्रव के 2 प्रकार बताए थे, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव, और उसमें से सांप्रदायिक आश्रव वो कषाय से होता है, ईर्यापथ आश्रव वो योगों से होता है, ऐसा कहा। लेकिन सांप्रदायिक आश्रव के समय योग है कि नहीं है? योग तो है, लेकिन हाईलाइट किसको कर रहे हैं उस समय? क्योंकि उस समय जब सांप्रदायिक आश्रव हो रहा है तब स्थिति बंध भी हो रहा है, अनुभाग बंध भी हो रहा है, प्रकृति और प्रदेश बंध तो तब भी हो रहे हैं, बिना प्रकृति और प्रदेश, बिना कर्म परमाणु आए और उसमें स्थिति और अनुभाग। हम नींबू लाए नहीं, नींबू तो अपने घर में आए नहीं और डायरेक्ट रस आ जाए, ऐसा होगा क्या? हमने बैंक में पैसा जमा कराया ही नहीं और अपने को ब्याज मिल जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? तो वो तो है ही, प्रकृति और प्रदेश बंध तो है ही, जहाँ स्थिति अनुभाग बंध है
वहां प्रकृति प्रदेश बंध तो है, लेकिन आगे ऐसी स्थिति भी है जहाँ स्थिति अनुभाग बंध तो नहीं है, क्योंकि कषाय नहीं है, लेकिन योग है, इसलिए प्रकृति प्रदेश बंध वहां पर है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का बंध है। इन 4 प्रकार के बंध में से कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है, और योगों से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। देखिए वापस से पीछे अपने वहीं आ जाइए, उसको पढ़ के पूरा करते हैं। पेज नंबर 296 पे, 295 पे। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं, स्थिति काल की मर्यादा को कहते हैं, और अनुभाग रस के परिपाक को कहते हैं, प्रदेश कर्म परमाणुओं के समूह को कहते हैं। देखिए शेयर कर देते हैं। यह तो पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। तो ये जो इन्होंने लिखा था ना, यह तो पहले स्पष्ट किया जा चुका है, तो हम वहां पहले गए थे, कहाँ स्पष्ट किया था, 6ठे अध्याय में, वो हमने पढ़ा। वस्तुतः होता यह है कि मन वचन और काय के योग से आत्म प्रदेशों में परिस्पंद यानी कंपन होता है। उक्त आत्म प्रदेशों के कंपन के निमित्त से इस लोक में ठसाठस भरी हुई पौद्गलिक कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। आत्मा के प्रदेशों में होता है कंपन, और यहाँ सब जगह मतलब यहाँ कार्मण वर्गणाएं भरी हुई हैं, बाहर भी भरी हुई है, यहाँ भी भरी हुई है। तो जैसे ही आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है और आत्मा में मोहराग द्वेष भावों का निमित्त होता है, उसके निमित्त से ये कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हो जाती हैं। आत्मा के परिणाम और वो आत्मा के प्रदेशों में कंपन वो होता है निमित्त, और कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। उन कर्म रूप परिणमित कार्मण वर्गणाओं के एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से संबद्ध होते हैं और लगभग इतने ही खिल जाते हैं। कर्म रूप परिणमित उक्त परमाणुओं का आत्म प्रदेशों के साथ एक मेक होना ही प्रदेश बंध है। देखिए प्रदेश बंध किसे कहते हैं कि ये जो कर्म रूप कार्मण वर्गणाएं आई, ये कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होके आत्मा के प्रदेशों के साथ में बंध गई। प्रदेशों के साथ में प्रदेश, कर्म के प्रदेश मतलब कर्म के परमाणु कार्मण वर्गणाएं और आत्मा के प्रदेश, इन दोनों का हो गया बंध, वो कहलाएगा प्रदेश बंध। वो जितनी संख्या में आए हैं वो संख्या, उसको भी प्रदेश बंध कहते हैं, और वो आत्मा के प्रदेशों के साथ आके बंध गए, उसको भी प्रदेश बंध कहते हैं। तो यहाँ एक शब्द आया है, उन कर्म रूप परिणमित कार्मण वर्गणाओं के एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से संबद्ध होते हैं। एक समय प्रबद्ध प्रमाण, इसका क्या अर्थ है? एक समय प्रबद्ध प्रमाण, ये कर्म जो आ रहे हैं ना कार्मण वर्गणाएं, हर समय प्रति समय संसारी जीवों के, जो भी कषाय सहित जीव हैं उनके प्रति समय, और कषाय सहित क्या योग सहित भी है, हर समय उनके ये कर्म आ रहे हैं। तो कितने कर्म आते हैं, कितने कर्म आके आत्मा के साथ बंधते हैं? तो कहते हैं एक समय में जितने आते हैं उतने आते हैं। यानी जवाब ऐसे हैं जिनवाणी में, समझ लीजिए मैंने एक मुट्ठी, अपन मंदिर जाते हैं ना तो कभी कभी मुट्ठी में ही चावल ले जाते हैं, वैसे तो डब्बी में लेके जाते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी कोई मुट्ठी में लेके गया, तो वो एक मुट्ठी हमने चावल भर लिए, तो उसमें कितने चावल आए, कितने चावल आएंगे? एक मुट्ठी में कितने चावल आएंगे? बोलो पारुल, कितने आएंगे? गिने कभी?
एक मुट्ठी चावल ही आएंगे या अनंत आएंगे? अनंत आएंगे। अनंत तो कैसे आएंगे? बोलिए दीपिका जी। मुट्ठी भर ही आएंगे चावल तो, मुट्ठी भर जितने हाथ में जितनी जगह होगी, मुट्ठी में जितनी जगह होगी उतने चावल आएंगे, यही तो कहा भी आपने। ठीक है, बोलिए प्रेमलता जी। एक मुट्ठी प्रमाण। बढ़िया बढ़िया, सबका जवाब सही है, सब यही जवाब दे रहे हैं। एक मुट्ठी में कितने चावल आएंगे कि एक मुट्ठी में एक मुट्ठी चावल आएंगे? पारुल ने भी यही जवाब दिया था, एक मुट्ठी में एक मुट्ठी चावल आएंगे। हाँ, एक मुट्ठी प्रमाण। तो जैसे ये एक मुट्ठी प्रमाण, हम कुछ लोग ऐसे लेते हैं ना, दाल वगैरह निकालते हैं कितनी लेनी है, 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी, तो अब सबकी मुट्ठी एक सी होती है क्या? सबकी मुट्ठी एक सी होती है क्या? सबकी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी अपन उस अंदाज से लेते हैं। सबकी मुट्ठी भी एक सी नहीं होती, और हर समय हम जो मुट्ठी में भरते हैं, मैं ही हर बार लूं, मैं रोज 4 मुट्ठी निकालूं, तो वो कभी करना ऐसा ट्राई कि हमने आज एक मुट्ठी निकाली है, उसमें कितनी दाल आई है, और फिर कल जो एक मुट्ठी निकालेंगे उसमें कितनी दाल आएगी? रोज एक सी आएगी क्या? नहीं आती है। 2 4 10 20 दाने ज्यादा कम होंगे ही होंगे वो भरने। फिर भी हम क्या बोलेंगे? एक मुट्ठी है, 2 मुट्ठी है, जितनी है उस हिसाब से हम बोलेंगे। ऐसे ही प्रति समय कर्म परमाणु आते हैं। कितने आते हैं? एक समय परमाणु। हर समय कर्म आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? एक समय प्रमाण आ रहे हैं। जैसे ये एक मुट्ठी प्रमाण हम ले रहे हैं दाल या चावल, वैसे ही हर समय कर्म आते हैं। कितने आते हैं? कि एक समय प्रमाण। देखो, जो मुट्ठी में जो चावल आए वो मुट्ठी प्रमाण हम कह रहे हैं, लेकिन उसको अपन गिन सकते हैं, वो तो गिनने लायक है, तो उनको अपन गिनेंगे तो भी एक रेंज रहेगी उनकी। ऐसा नहीं होगा कि कभी तो 5 ही चावल आए और कभी 500 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक कोई रेंज रहेगी। मान लीजिए अपन उदाहरण के लिए कि कभी 1000 आ रहे हैं और कभी 1100 आ रहे हैं, कभी 1050 आ रहे हैं, इतना अंतर हो सकता है। लेकिन कभी 5 ही आए और कभी 1000 आ जाए और कभी 1 लाख आ जाए, इतना बड़ा बड़ा अंतर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही प्रति समय जो कर्म आ रहे हैं, वो आने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या को बोलते हैं एक समय प्रबद्ध। पर वो एक समय प्रबद्ध में कितने आते हैं? वो एक समय प्रबद्ध में हर बार में अनंत आते हैं, अनंत आते हैं। लेकिन वो अनंत की भी संख्या अलग अलग होती है। यानी अनंत कभी कम वाला अनंत भी होता है, कभी कुछ ज्यादा वाला अनंत भी होता है। उसकी एक रेंज है। ये जो मिनिमम रेंज है वो भी अनंत है, जो मैक्सिमम रेंज है वो भी अनंत है, बीच के भी सारे अनंत हैं, लेकिन उन सबको बोलेंगे अनंत, और वो सब है एक समय प्रबद्ध। तो ये जो कार्मण वर्गणा है, वो जो कर्म रूप परिणमित हो रही है, वो प्रति समय कितने कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है? हर समय कोई भी जीव हो, संसारी जीव जो भी है, उनके प्रति समय कितनी कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो रही है। बैंक में ब्याज मिल रहा हो चाहे न मिल रहा हो, चाहे और अपना कोई धंधा पानी चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो, एक कमाई हर समय होती है। अनंत कर्म परमाणु प्रति समय आके चिपक रहे हैं, तो वो जो प्रति समय आके चिपक रहे हैं वो कहलाते हैं एक समय प्रबद्ध। एक समय प्रबद्ध, यानी उसमें बंधने वाले। ये शब्द आया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, नहीं ऐसे लगेगा सबको ये शब्द क्या है। एक समय में बंधने वाले वो कहलाते हैं एक समय प्रबद्ध। ठीक है, तो कितने होते हैं? अगर उनकी संख्या पूछी जाए तो वो होते हैं अनंत। बोलिए रश्मि जी। मैं यही पूछ रही थी, एक समय ये प्रबद्ध का ही पूछ रही थी, मिल गया जवाब। प्रबद्ध मतलब बंधने वाले, एक समय में बंधने वाले वो कहलाते हैं एक समय प्रबद्ध। लेकिन वो एक समय प्रबद्ध कितने होते हैं? वो एक समय प्रबद्ध अनंत होते हैं, पर वो हर बार सेम अनंत नहीं होता है। वो अनंत के भी अनंत टाइप्स होते हैं। जैसे वो मुट्ठी नाप के अपन निकालेंगे दाल, तो हर बार एक सी नहीं आएगी, हर बार उसमें कुछ ना कुछ दान, क्योंकि वो तो इतने से एक मुट्ठी है तो उसमें 10-20 का ही अंतर पड़ेगा, ऊपर नीचे होगा। लेकिन वो अनंत है तो उन अनंत में जो अंतर पड़ेगा वो भी अनंत के हिसाब का ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनकी एक रेंज है। वो रेंज भी कितनी है वो भी बताई गई है शास्त्र में, अभी उसको अपन नहीं ले रहे हैं।
यहाँ तो कह रहे हैं कि उन कर्म रूप परिणमित कार्मण वर्गणाओं के एक समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगाह रूप से संबद्ध होते हैं। हर समय इतने कर्म आके बंध रहे हैं, तो इसे चिपक के बढ़ जाएगा। तो कह रहे नहीं, लगभग इतने ही खिर भी जाते हैं। हर समय इतने कर्म आके बंध रहे हैं और हर समय कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं? अभी अपने कर्म के उदय है कि नहीं? कितने कर्म का उदय है? कितने कर्म का उदय है? 1 2 3 4 8 कर्मों का उदय है। 8 का ज्ञानावर्ण, दशनावर्ण, मौनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, भूत, 8 कर्मों का उदय है। तो हर समय उन कर्म के वो जो उदय आ रहा है, फल दे रहा है, तो वो जो कर्म आया वो उदय में आया, तो उदय में आके नष्ट हो गया। तो हर समय इतने ही बांध रहे हैं समय प्रबद्ध, और उतने ही मतलब समय प्रबद्ध ही वो नष्ट भी हो रहे हैं, उदय में आके खिर भी रहे हैं। तो फिर तो खत्म हो जाते होंगे, ये खत्म नहीं होते, फिर भी स्टॉक में पड़ा रहता है। जितना बांध रहे हैं उतना ही लगभग खत्म खर्च भी कर रहे हैं, फिर भी 1.5 गुना कुछ कम 1.5 गुनी हानि प्रमाण वो सत्ता में पड़ा रहता है। कभी आप लोग गोमटसार पढ़ें तो उसमें ये बात आती है। अभी वो चर्चा में नहीं उठाऊंगी, फिर अभी जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन इतना समझ लें कि सत्ता में फिर भी पड़े रहते हैं। उसका भी लॉजिक है, उसके पीछे भी कारण है कि वो फिर भी बचे क्यों रहते हैं। जितने हम बांध रहे हैं उतने ही का मतलब वो मुट्ठी प्रमाण समझना, संख्या एग्जैक्ट वही वाली नहीं। जैसे एक मुट्ठी बांध रहे हैं, एक मुट्ठी खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो मुट्ठी में कुछ ना कुछ फर्क आता ही है, तो सत्ता में फिर पड़े रहते हैं। ये प्रदेश बंद की बात। बोलिए रेणु जी। वही वो कर्म का ही समझना था कि आते हैं और वापस खिर जाते हैं, मतलब पूरे निकल जाते हैं। वो जितने आए वो उतने पूरे नहीं निकल उनकी। देखिए कितने आ रहे हैं एक समय प्रबद्ध, कितने अनंत आए। सुनिए, अब मेरी सुनिए, मैं समझ गई प्रश्न। कितने आ रहे हैं एक समय प्रबद्ध, कितने खिर रहे हैं, निर्जरा कितनी की हो रही है उदय में आके, वो भी एक समय प्रबद्ध। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि 1000 आ रहे हैं 1000 ही नष्ट हो रहे हैं, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं बैलेंस। वो संख्या एग्जैक्ट सेम नहीं है, वो प्रमाण सेम है। जैसे एक मुट्ठी दाल हमने बनाई और एक मुट्ठी दाल हमने खा ली, लेकिन वो मुट्ठी में फर्क है। जो मुट्ठी के दाने अपन ने लिए ना, उसमें फर्क है। और भी उसके पीछे कारण है कि जब कर्म बंधे तो वो तो बंधे इकट्ठे हैं, लेकिन जब उदय में आके नष्ट होते हैं तो एक साथ जितने बंधे थे ना, हमने अभी कर्म बांधे, पूरा वो तो पूरा लॉजिक है, पूरा सिस्टम है। थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि हमने बांधे, समझ लीजिए 100 परमाणु, उदाहरण के लिए 100 नहीं बनते, अनंत ही बनते हैं, लेकिन 100 बांधे, तो वो 100 के 100 एक ही बार में आके नहीं खत्म होते। वो 100 बंधे हैं ना, वो 100 जितने टाइम के लिए बंधे हैं उतने टाइम में 10 5 मतलब वो मान लीजिए 10 दिन के लिए बंधे, तो एक एक दिन के लिए 10 10 10 10 10 परमाणु ऐसे वो डिवाइड हो जाते हैं। तो एक बार में उसमें से 10 का ही लॉट उदय में आएगा, तो बाकी के 90 बचे रहे ना, वो स्टॉक में बचे रहेंगे। तो जितने बांधे हैं वो उतने ही खिल रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? वो सब 8 कर्मों के मिला के। इसलिए मैं ज्यादा उस चर्चा को नहीं उठा रही हूँ, बस अभी आप समझ लीजिए विश्वास रख के कि जितने बांधे हैं उतने निकल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्ता में बचे रहते हैं। क्योंकि अभी टाइम भी अपना हो गया है खत्म, और वो थोड़ा और लोगों के लिए कठिन हो जाएगा। बोलिए आशा आंटी। मैंने कहीं पढ़ा है कि षटगुनी हानि वृद्धि, वो इससे जुड़ा हुआ है क्या? षटगुनी हानि वृद्धि होती है, कहीं कोई शब्द पढ़ा है ऐसे उसमें? नहीं, वो 1.5 गुण हानि है। षटगुनी षटगुना हानि वृद्धि सिद्धों में, गुणों में, वो अलग है, वो अलग चीज है। वो सिद्धों में षटगुणी हानि वृद्धि होती है, वो एक अलग, वो अलग विषय है। और इसमें तो वो 1.5 गुण हानि प्रमाण, वो शब्द अलग है। 1.5 गुण हानि प्रमाण सत्ता में पड़े रहते हैं, वो शब्द अलग है। करेंगे अपन, वो भी चर्चा है, आप लोग घबराइए मत। पर थोड़ा सा अभी सबका लेवल थोड़ा याद तो कुछ रहता ही नहीं है, भूल जाते हैं। फिर कर लेंगे वो भी चर्चा, कभी और प्रकरण आएगा। भूल जाते हैं, हर चीज भूल जाते हैं। चलिए, अभी के विषय के संबंध में किसी को और प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं इतना समय हो गया है। बोलिए शशि। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसा पुण्य का उदय आए कि आप गोमटसार भी करा दें।
बिल्कुल, अगर चलता रहेगा क्रम और सब लगे रहेंगे, चला लेंगे। हाँ दीदी, मैं ये प्रश्न फिर भूल जाऊंगी, इसलिए अभी कर दी। ऐसा सोच रही थी जैसे अहंतों के 85 प्रकृतियां शेष रही, तो क्या प्रकृति शेष रही उधर से काय है, तो इसलिए उनको कर्मों का आश्रव और योग के साथ बंध कहने में आता है, बंध ना कहे तो क्या दोष आएगा? बंद कहते ही नहीं है, बंद कहते आश्रव ही है। नहीं, अनंतों के बंद है ही नहीं, आश्रव ही है, बंद बस है तो ही फिर नहीं, ये वाली, हाँ हाँ, ये वाली आज अच्छी लगती है ना कि बंध तो है ही नहीं वहाँ। बंद है ही नहीं वहाँ। हाँ, लेकिन 85 प्रकृतियां हैं, इसलिए ये भी नहीं कह सकते सिद्धों जैसा प्रकृतियां भी तो नहीं कह सकते। सत्ता में, सत्ता अलग हाँ, चीज है, सत्ता में। बंद अलग हाँ, चीज है, उदय अलग चीज है, सत्ता में हाँ है वो, बिल्कुल बंद बिल्कुल है ठीक ही है नहीं। जी। हाँ यही है, उनको ओनली आश्रव कहें तो चले, हाँ। बंद नहीं कहना उनको। बोलिए पारुल। भाभी, ये जो स्थिति होती है ये सत्ता से काउंट होती है या जब से उदय में आते हैं तब से काउंट होती है? जब से बंधी ना तब से, जब से बंधी तब से। एक बार ये तीसरे सूत्र को एक बार उच्चारण कर दीजिए ना, तीसरे सूत्र का। प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास्तद विधेय। प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेशास्तद विधेय। ठीक है, स्थित्यनुभाग, स्थित्यनुभाग। स्थित्यनुभाग प्रदेशास्तद विधेय। हाँ, चलिए अब समय हो गया है, जिन्वाणी स्थिति करते हैं। हे पाणिपात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का। 9 बार नमो मंत्र।